फर्स्ट जो है, कल ही द हिंदू के न्यूज़पेपर में था, ये रेड सैंड गोवा। तुमने ये देखा होगा जरूर कहीं इसको। लोकल लैंग्वेज में दे कॉल इट एज अ दुबई, दुमई, दुमई। इसको देखा नहीं है भाई? ये सांप कैसे, ये तो सबका फेवरेट सांप होता है, ये तो काटता नहीं है। डोंट यू सी एवर ये रेड सैंड गोवा? ये सांप नहीं देखा तुमने कभी? सपेरों के पास भी नहीं देखा तुमने? कौन सा बचपन में कहाँ थे तुम लोग? हाँ वही है, ये तो देखी होगी ना। तो अभी एक देखो, अभी एक रिपोर्ट आई है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी की। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी की एक रिपोर्ट आई है कि जो रेड सैंड बोआ है, या इरिक्स जोनी जिसका साइंटिफिक नेम है, और जिसे लोकल नेम जिसको दुमई कह देते हैं, इसका इलीगली ट्रेड हो रहा है। और ऐसे एक नहीं 172 इंसिडेंट सामने आए हैं कि इसका इलीगली ट्रेड हो रहा है। 172 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि उनमें इसका इलीगल ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो रेड सैंड बोआ जो है ड्राई रीजन में मिलता है, जैसे कि जहाँ पर सैंड होता है, नॉट सैंड, जहाँ पर ड्रायर कंडीशंस होती है, ये वेट कंडीशन में नहीं मिलता, जैसे हमारे ड्रायर पार्ट्स ऑफ यूपी और ड्रायर पार्ट्स ऑफ ये राजस्थान, हरियाणा। ठीक है, तो ये ऐसी जगहों पर मिलता है और इसका सबसे ज्यादा इलीगल ट्रेड होता है। और इलीगल ट्रेड सबसे ज्यादा इसकी जो कुछ और वैल्यूज है, कुछ सुपरफिशियस है, कुछ मेडिसिनल पर्पस के लिए है, बट इलीगली इसका ट्रेड हो रहा है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो एरिक्स जॉनी है। IUCN की जो कैटेगरी है उसमें ये नियर थ्रेटेंड है। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया ने ये इंसिडेंट बताए हैं कि इसका इलीगली ट्रेड हो रहा है। ठीक है, और जो कि गलत है, बिकॉज रेड सैंड गोवा या कोई भी सर्फ है, कोई भी स्नेक की उसमें से कैटेगरी में से बेटा, वो सब इकोसिस्टम को मेंटेन करने का काम करते हैं। अगर मान लो सांप ना हो तो मेंढक की प्रजाति बहुत सारी हो जाएंगी, है ना? एक बैलेंस बनाया हुआ है नेचर में। ठीक है, तो कंज्यूमर तो सुना है ना, कंज्यूमर पिरामिड जो होता है, वो जो ट्रॉपिक लेवल जैसे इकोसिस्टम में कहते हैं कि जो ज्यादा पॉपुलेशन होगी उसको अपर वाला, जैसे ग्रासेस है, ग्रासेस को कोई वेजिटेरियन जो वो है, हर्बीवोर्स जो एनिमल है, वो उसको कंज्यूम कर लेगा। उस हर्बीवोर्स को कोई कार्निवोर्स कंज्यूम कर लेगा। उस कार्निवोर्स को कोई उससे भी टॉप लेवल का प्रेडेटर उसको कंज्यूम कर लेगा। ये एक बैलेंस बनाया हुआ है। अब मान लो अगर गाय ना हो और हर्बीवोरस ना हो तो सब जगह घास ना हो जाए, उस घास का हम क्या करेंगे इकोसिस्टम में? ठीक है, तो अगर, और लेकिन अगर वो जो पॉपुलेशन है हर्बीवोर्स की वो ज्यादा हो गई तो जंगल नहीं बचेगा, क्योंकि वो जो हर्बीवोर्स है वो सब खा जाएंगे। तो ये एक इकोसिस्टम में मेंटेनेंस बनाने के लिए है कि इंसेक्ट वगैरह इनको क्या करते हैं, सांप खा लेते हैं। अगर यही खत्म हो गए तो उनकी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी और ये कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो गया। तो इसका इलीगली ट्रेड हो रहा है। और अभी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ये हमारी बेटा इंडिया वाली है, ये वर्ल्ड लेवल पे भी है और एक हमारी इंडिया में भी है। इन्होंने ये इंसिडेंट पकड़े हैं। और क्योंकि प्रॉब्ली इसमें से क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि भाई इसका वैज्ञानिक नाम बता दो या IUCN का स्टेटस बता दो, तो नियर थ्रेटेड है। और ये अब सपेरे भी बंद हो गए, पता ना, स्नेक चार्मर जो होते हैं उनको बंद कर दिया। पहले क्या करते थे, जब हम छोटे थे, आई थिंक 3 और 4 इयर्स, 5 इयर्स के आसपास का है, तो उस समय वो लोग बेयर भी लाते थे, भालू, ठीक है, भालू, बंदर और सांप, हर कैटेगरी के सांप रखते थे वो अपने पास। पर अब बंद कर दिया है, क्योंकि वो क्या करते थे सांप के साथ, उसके फैंज निकाल लेते हैं। फैंज क्या होते हैं, जो उसका वो होता है क्या बोलते हैं जिसमें वो होता है वैनम, जहर जो होता है, ठीक है, हाँ विष जो होता है, तो जिसमें विष होता है वो फेंज निकाल लेते हैं और वो फिर बेचारा प्रोटेक्शन अपनी नहीं कर पाता सांप। ठीक है, फिर वो उसे कोई भी मार देगा बिना फेंज के, तो वो प्रोटेक्शन लेस है ना, तो इसलिए बंद कर दिया है। तो इसलिए इनका ट्रेड भी बंद है। अब नेक्स्ट है काकापा पैरट। काकापो पैरट जो है ये बेटा सिर्फ एक ऐसा पैरट है जो उड़ता नहीं है, दिस इज अ फ्लाइटलेस पैरट। और फ्लाइटलेस पैरट है और ये सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है, इसकी पॉपुलेशन सिर्फ न्यूजीलैंड में है। और IUCN का जो स्टेटस है इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, अभी इसकी जेनेटिकली कुछ स्टडीज चल रही है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब खतरे में है वो उसकी पॉपुलेशन। ठीक है,
और ये फ्लाइटलेस है, उड़ता नहीं है। तो ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है, काकापो पैरट। अब नेक्स्ट है चोकुआ चावल। चोकुआ चावल या जिसे मैजिक राइस भी कहते हैं, इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये कहाँ का है? ये असम का है। और इसे मैजिक राइस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो राइस है इसमें एक अलग अरोमा होती है और इट्स अ काइंड ऑफ कि वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो इसको कंज्यूम करते हैं। ये ग्लूटिनस राइस है और इसमें अमाइलेज कंटेंट जो होता है वो ज्यादा होता है। और इसे मैजिक राइस इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप इसको बहुत गुनगुने पानी में भी वो सोक कर दोगे तो ये तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसकी ये खासियत है, इस वजह से इसको ये जीआई टैग मिला है। मेनली असम में उगाया जाता है चोकुआ राइस, और इसको साली राइस भी कहते हैं। इसे देखो प्री बॉइल्ड कर सकते हैं, प्री बॉइल्ड करके इसे रख ले ड्राई करके, फिर बाद में अगर आपको कभी खाना है तो लाइक 2 मिनट वाला मैगी पानी डालो और ये तैयार, गर्म पानी मतलब डालो और तैयार। तो इसलिए इसे मैजिक राइस कहते हैं, क्योंकि नॉर्मली राइस इतनी जल्दी बेटा प्रिपेयर नहीं होता, उसे रखो और चढ़ाओ और फिर बहुत टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो चौकवा राइस है। देखो फर्स्ट इफ यू वांट, ये मैजिक राइस क्यों है, इसे बॉईल करके you can dry and after drying you can use it whenever you want। तो ये वो उसे क्या कहते हैं, एक वर्ड है जो जल्दी तैयार हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, एक एक वर्ड है प्री कुक्ड तो रहता है, बट जैसे वो झटपट मैगी वाला ऐड नहीं आता, 2 मिनट वाली मैगी, उसे कुछ ऐसी कहते हैं, याद नहीं आ रहा, बताऊंगी। ठीक है, तो चोकवा राइस जो है इसको जीआई टैग मिला है, कहाँ का है, असम का है। ठीक है, और खासियत ये है कि बना के ड्राई करके रख सकते हो और बाद में कभी भी इसको तैयार किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाल ही में संपन्न हुए FIDA वर्ल्ड कप चेस में किस भारतीय ने सिल्वर मेडल जीता? देखो मैंने उस समय जब लिखवाया था, मैग्नस कार्लसन ने जीता है ये कप। तो इसमें भी बेटा मेडल सिस्टम होता है कि स्वर्ण पदक जो है वो मैग्नस कार्लसन को गया है, और ये जो है सिल्वर मेडल ये हमारे इंडियन आर प्रगनंदा को गया है। स्वर्ण पदक इन्हीं का ही होता, बट ये है कि ही वाज आल्सो नंबर 1, तो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बट ही इज द फर्स्ट इंडियन हु इज वेरी यंगेस्ट। वैसे तो यंगेस्ट है बट ये 18 ईयर ओल्ड है ओनली, आर प्रगनंदा, और ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं। और अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनसे मिलने गए, मतलब ये उनसे मिलने गए थे, उन्होंने इन्हें बुलाया था। ठीक है, आर प्रगनंदा को इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है चेस की जो चैंपियनशिप हुई है, जिसे शॉर्ट में FIDA कहते हैं वर्ल्ड कप में। ठीक है, सिल्वर मेडल ये लिखवाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये मैं ऐड करना भूल गई थी, और अभी यहाँ पे तुम इसे कवर कर लेना। अब नेक्स्ट है, विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? चावल का सबसे बड़ा निर्यातक, अब देयर इज टू वर्ड स्पेसिफिकली, कौन कौन से, एक तो होता है बेटा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, और एक होता है एक्सपोर्टर। अगर हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो चाइना है, और हम कितने नंबर पे है, सेकंड। ठीक है, फूड में अगर चाइना किसी चीज में नंबर 1 है तो हम नंबर सेकंड पे हम ही हो, और कोई कंट्री नहीं है। चाहे वो गेहूं का एग्जांपल ले लो या राइस का ले लो, तो किसी और चीज का, शुगर हो, कोई और मूंगफली, ग्राउंडनट, ये सारी चीजें, ठीक है, कुछ भी हो, उसमें अगर ये नंबर 1 पे है तो हम नंबर सेकंड पे हैं, हम पीछे नहीं है। ठीक है, तो एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर में डिफरेंस समझो। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादन करना, ठीक है, उत्पादन मतलब उगाना, और उससे जो प्रोड्यूस हुई है वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो तो आप लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी होंगे। एक्सपोर्टर मतलब क्या है, दूसरी कंट्री में निर्यात करना, एक्सपोर्ट करना। ठीक है, तो चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर तो सिर्फ भारत। ठीक है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो राइस का है वो भारत है। एक्सपोर्टर मतलब हम अदर कंट्री में भी भेजते हैं, इट मींस एक्सपोर्ट। प्रोड्यूस सबसे ज्यादा चाइना करता, फिर चाइना इतना नहीं भेजता, लार्जेस्ट हम ही है। तो ये याद रखना, एक्सपोर्टर कौन है, भारत। अब ये क्यों चर्चा में, क्योंकि तुम्हें मैंने बताया था कि राइस पे बैन लगाया था अभी,
हमारी कंट्री ने राइस पे बैन लगा दिया था। क्यों बैन लगाया था वो बेटा? क्योंकि इन्फ्लेशन राइज हो रहा है। अब रशिया यूक्रेन वॉर से तो डिस्ट्रप्शन हो ही रहा है सप्लाई चेन में, ऊपर से मानसून में भी प्रोड्यूस कम हुई है। अब मानसून में बारिश भी नहीं हुई है, अगले साल का भी चिंता है कि अगले साल क्या रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए राइस पे बैन लगा दिया था, चावल पे। अदर कंट्रीज ने कहा कि भाई हटा दो बैन, हमें जरूरत है। बट कहीं ना कहीं बैन लगाना हमारे लिए सही था कि हमारी पॉपुलेशन को ठीक ठाक मिल जाए, बट वो फार्मर के लिए सही नहीं है, क्योंकि फार्मर को फिर बेटा वो नहीं मिल रहा, उनका जो एमएसपी होता है वो नहीं मिलता, और वो घट जाता है। उसमें कुछ वो है, वो तो मैं इकोनॉमिक्स में बताऊंगी एमएसपी क्या होता है। एमएसपी अभी अभी के लिए समझ लो, जैसे कि आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, उस प्रोड्यूस पे फिक्स होता है एमएसपी आपका, कि अगर आपकी चावल की इतनी प्रोड्यूस है तो गवर्नमेंट आपको उतने दाम में खरीदेगी और इंसेंटिव के साथ खरीदेगी गवर्नमेंट आपसे। ठीक है, चाहे मार्केट में कोई और ले रहा है उनसे या नहीं ले रहा है, पर अगर वो गवर्नमेंट को दे रहा है तो उनको इंसेंटिव मिलेगा। अगर वो नुकसान में भी है तब भी गवर्नमेंट उनके फायदे की बात देखती है। तो एमएसपी ये होता है कुछ कुछ फसलों के लिए, जैसे कि गेहूं के लिए, चावल के लिए, गन्ने के लिए एमएसपी। ठीक है, मेनली इन्हीं फसलों के लिए। तो ये याद रखना, सबसे बड़ा राइस का एक्सपोर्टर कौन है? भारत। और चाइना प्रोड्यूसर नंबर 1 है, लेकिन एक्सपोर्टर हम ही है सबसे ज्यादा। तो ये कंजप्शन पे डिपेंड करता है, हो सकता है चाइना में कंज्यूम वो लोग ज्यादा करते हो, इस वजह से वो एक्सपोर्ट ज्यादा ना कर पाते हो। हम कंज्यूम तो करते ही हैं, बट हमारी दो स्टेपल क्रॉप है बेटा। ईस्टर्न साइड में देखोगे तो राइस ज्यादा कंज्यूम होता है, और हमारे वेस्टर्न साइड में हम गेहूं ज्यादा कंज्यूम करते हैं। और इट डिपेंड अपॉन क्लाइमेट, हमारे यहाँ गेहूं ज्यादा उगता है तो हम गेहूं कंज्यूम कर रहे हैं, ईस्टर्न साइड में राइस ज्यादा उगता है तो वो राइस ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? भारतीय रेलवे बोर्ड के गठन के बारे में अभी जो न्यूज आई है वो ये है कि हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड का मुख्य अध्यक्ष कौन बना है। तो इन द वेरी फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन द ऑल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अराउंड 118 ईयर्स के बाद जया वर्मा सिन्हा जो है भारतीय रेलवे बोर्ड की मुख्य अध्यक्ष बनी है, हेड जिसे कहते हैं। ठीक है, अभी तक 118 साल से कोई महिला इस पद पर नहीं नियुक्त हुई है भारत में। ठीक है, और तुम्हें बताइए कि जो ब्रिटिशर्स थे वो दो ही वरदान दे के गए थे बस हमें, बाकी चीज तो उन्होंने कुछ अच्छी दी नहीं है। अच्छी क्या, वो तो एक्सप्लॉइटेशन ही है सब। ठीक है, तो दो ही चीजें अच्छी देकर गए थे, एक तो सिविल सर्विस और एक रेलवे, बस उसके अलावा और कुछ नहीं दिया उन्होंने। रेलवे बहुत अच्छा दिया हमें, और सिविल सर्विस देकर गए हैं वर्ल्ड की बेस्ट सर्विसेज। ठीक है, तो हमारा जो है रेलवे सिस्टम वर्ल्ड में सबसे बेस्ट माना जाता है, वन ऑफ दी लॉन्गेस्ट और बिजिएस्ट रूट हमारा इंडिया का माना जाता है, ट्रेन वाला। तो रेलवे बोर्ड हमारा बेटा अर्लियर बहुत जल्दी बन गया था, 1901 में ही। सर थॉमस रॉबर्टसन की कमेटी ने ये रेकमेंड किया था कि एक रेलवे बोर्ड होना चाहिए। व्हाट इज रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड, इट इज रिलेटेड टू रेलवे, इट विल लुक द अदर थिंग, अपॉइंटमेंट जो भी होते हैं, ट्रेन का सारा कुछ वो सब इनके उसमें रहता है। ठीक है, क्या कह सकते हैं, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की है उस सब में। तो जया वर्मा सिन्हा 118 वर्ष बाद अभी फर्स्ट विमेन बनी है, 118 साल बाद इसकी हेड रेलवे बोर्ड की। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि रेलवे बोर्ड क्या करता होगा, और ये किस कमेटी ने दिया था। और हाँ, ये याद रखना, फर्स्ट रेल कब चली थी? ये चली थी 1853 में, फर्स्ट रेलवे ट्रैक बिछा था, और ये मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि पहली रेल कब चली थी, मुंबई टू ठाणे। ठीक है, ये याद रखना, मुंबई टू ठाणे 1853 में फर्स्ट रेलवे चली थी। लेकिन रेलवे बोर्ड बहुत काफी साल बाद वो हुआ था गठन, 1901 वो। हाँ, एक मिनट। नेक्स्ट है कंपाला डिक्लेरेशन, हाल ही में चर्चा में है, किससे संबंधित है? कल हमने अफ्रीका में एक और डिक्लेरेशन पढ़ा था, इथोपिया का डिक्लेरेशन, अदीस अबाबा डिक्लेरेशन। वो किस पे था? एनवायरमेंट पे था। ठीक है, एनवायरमेंट के जो रिपरकशन देखने को मिल रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज को। एक और बेटा डिक्लेरेशन आया है अफ्रीका का, जिसमें 48 देश यानी 48 कंट्रीज ने भाग लिया है, 48 देशों ने भाग लिया है। ये माइग्रेशन, एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज पे बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बेटा क्लाइमेट चेंज का असर देखा जाएगा और देखा जा रहा है वो पुअर कंट्रीज पे और डेवलपिंग कंट्रीज पर देखा जा रहा है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज पे। तीन कैटेगरी है, डेवलप्ड तो हो गए यूएस वगैरह ये सब,
और डेवलपिंग में बेटा इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग और चाइना इज ऑल्सो डेवलपिंग, और अफ्रीकन कंट्री, मोस्टली अफ्रीकन कंट्री आर डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड। तो सबसे ज्यादा जो रिपरकशन देखे जा रहे हैं उन पे देखे जा रहे हैं, क्योंकि वो टैकल नहीं कर सकते क्लाइमेट चेंज को, ठीक है, क्योंकि ड्रॉट आ रहा है तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। हमारी कंट्री में भी सेम यही चीज हो रही है। अगर फ्लड आ रही है तो हमारे मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, या डेवलपिंग डेवलप्ड कंट्री 1 मिनट में टैकल कर लेती है उन चीजों को, ठीक है, उन्हें टाइम नहीं लगता। तो इसलिए कंपाला डिक्लेरेशन याद रखना अफ्रीका से रिलेटेड है, और अफ्रीका में 48 देशों ने इसमें भाग लिया है, और ये माइग्रेशन, एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है, इससे संबंधित है। और इसमें बेटा हमारी हर साल मीटिंग्स होती हैं कोप की, सीओपी कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है ये क्लाइमेट चेंज पर होती है, ठीक है, और ये होती है यूएन एफ सी, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, और कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये यूएनएफसीसी के अंदर अंतर्गत होता है, और ये याद रखना। अब COP27 अभी हुआ था, ये हुआ था इजिप्ट में, शर्मल शेख में, इजिप्ट में हुआ था। और COP28 होगा, ये होगा बेटा दुबई में आने वाले टाइम में, इसमें दिसंबर 2023 में ही दुबई में होगा ये COP27 हो गया है इजिप्ट में। अब नेक्स्ट है धारा सरसों, हाल ही में चर्चा में है, ये किस तकनीक पर आधारित है? धारा सरसों। तो सरसों जो है इट्स हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्टली जो ऑयल हम लेते हैं दैट इज सरसों, ये तो सबको पता है। बट ये भी सबको पता होना चाहिए कि हम सरसों खा कम रहे हैं, ठीक है, सरसों हर कोई यूज नहीं कर रहा, वी आर स्विच टू दी रिफाइंड ऑयल, सोया ऑयल हो या पाम ऑयल हो, हम रिफाइंड ऑयल की तरफ स्विच कर गए हैं। क्यों हम सरसों ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बेटा उसमें से एक स्मेल आती है दैट इज वेरी पंजेंट स्मेल, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, पाम ऑयल और जो सोया ऑयल होता है वो हमारी कंट्री में हम ज्यादा उगाते नहीं है, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है अदर कंट्रीज से। अब जब हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो बेटा हमारे रिसोर्सेज भी जा रहे हैं। अबे तुम घर में कोई चीज उगा लो और उसे बाहर से खरीदो तो फर्क तो आएगा ही। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने धारा सरसों का एक बनाई है, धारा सरसों नाम से। और धारा सरसों जो है ये साइंटिफिक ने जीन एडिटिंग की है। जीन एडिटिंग मतलब कि एक इसमें केमिकल पाया जाता है दैट इज ग्लूकोसिनोलेट। जो ग्लूकोसिनोलेट है उसकी वजह से इसमें स्मेल बहुत ज्यादा तीखी आती है, ठीक है, बहुत ज्यादा पंजेंट स्मेल आती है। उस स्मेल को काउंटर करने के लिए उन्होंने ये पर्टिकुलर जीन ही हटा दिया उसमें से, जिसकी वजह से आती है वो जीन ही उसमें से, सीड में से उसकी जीन एडिटिंग करके हटा दिया। अब जब धारा सरसों उगेगी उसमें ये स्मेल नहीं होगी या बहुत कम होगी, ठीक है, बिल्कुल इफेक्ट कम नहीं किया जा सकता पर बहुत कम होगी, जिसकी वजह से हम अपने यहाँ पे जो सरसों उगेगी उसको हम यूज कर सकते हैं, हमें रिफाइंड ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इन दोनों के नाम याद रखना कि धारा सरसों जीन एडिटिंग पर आधारित है, और सरसों बेटा सरसों जिस फैमिली से बिलोंग करती है वो है ब्रेसिका जुनशिया, ठीक है, ब्रेसिका जुनशिया क्या हुआ, ब्रेसिका जुनशिया से ये बिलोंग करती है, इसकी फैमिली है। जहां पे भी ब्रेसिका लिखा हुआ आ जाए समझ जाना ब्रेसिका मीन सरसों, सरसों से रिलेटेड है। और इसमें जो रसायन पाया जाता है उसका नाम भी याद रखना, ग्लूकोसिनोलेट, ठीक है, इसमें जो रसायन पाया जाता है वो ग्लूकोसिनोलेट है। सभी के घर में यूज होता है, क्या हुआ, पूछो पूछो क्या था, सरसों का तेल था, खाने से क्या सरसों के तेल से तो हार्ट प्रॉब्लम क्यों होती है बेटा, ये एक तो ग्लूकोसिनोलेट है, और उसमें जो होते हैं क्या बोलते हैं उसका, जो फैट होता है, वैसे तो फैट उसका कैसा रहता है, डाइजेस्टिबल है, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है। बट कहीं ना कहीं अब क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारे साथ में, हम हार्ट अटैक के रेट जो है रिफाइंड ऑयल से ज्यादा है, सरसों से नहीं है। यस, रिफाइंड से
क्योंकि बेटा सुनो, उसमें उसमें जो केमिकल होते हैं सरसों में, दोज आर नेचुरल, उनसे हमें नहीं नुकसान होने वाला है। बट रिफाइंड ऑयल में क्या बचता है? रिफाइंड ऑयल में तुम क्या खा रहे हो? उसमें सिर्फ फैट ही तो खा रहे हो तुम, और वो फैट तुम्हारी बॉडी में कहीं नहीं लग रहा, वो सबसे ज्यादा हार्ट को प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, सीरियसली रिफाइंड ऑयल मना किया जाता है, सरसों का तेल कभी नहीं मना किया जाता। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है सरसों के तेल की? बस ये पंजेंट स्मेल जो है, स्मेल से दिक्कत है, वैसे कोई कोई दिक्कत नहीं है। तुम देखो गांव वालों को हार्ट अटैक ज्यादा आ रहा है या शहर में ज्यादा आ रहा है? बताओ कहाँ कहाँ आते हैं सबसे ज्यादा हार्ट रेट? कहाँ पे पर पता है तुम्हें? अर्बन एरियाज में। और अर्बन एरियाज में, गांव में कौन अभी भी वो सरसों का तेल, पता है हम जो खा रहे हैं भारत वाला, उसमें तो फिर भी कम है। जो गांव वाले जो यूज करते हैं ना पीली सरसों, उसकी स्मेल सुनना तो पूरे घर में आती है उसकी स्मेल, सीरियसली। तो ये सरसों का तेल ही हमारे लिए बेस्ट है। रिफाइंड तो देखो बेटा ये फॉरेन फॉरेन कंट्री लेकर आ गई रिफाइंड। हमारे यहाँ तो घी, नारियल का तेल, हम साउथ में जाओगी तो नारियल के तेल में सब्जी बनती है, वो भी तो हेल्दी है। ठीक है, और हमारा जो एक चीज है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, जो हमारे नेचुरल है, हमारे यहीं पर उगते हैं, वो हमारे लिए बेस्ट है। जैसे कि हमने देख लियो बहुत लोगों का क्या शिफ्ट हो गए हैं वेस्टर्न डाइट पे। जैसे कि अगर वो डाइट में एवोकाडो खा रहे हैं तो हम भी एवोकाडो खाना चाहिए। क्यों खाएं हम एवोकाडो जब हमारे यहाँ उगता नहीं है? तो भाई सीजनल चीजें हैं हमारी, हमारे सीजन के हिसाब से आ रही हैं चीजें, मौसम के हिसाब से आ रही है, हम वो फ्रूट खाएंगे ना। अब ब्लूबेरी खा रहे हैं वो लोग, जामुन वो खाते नहीं, ब्लूबेरी फैशन बन गया है जी, मैं डाइट पे हूँ, ब्लूबेरी ले रहे हैं, स्ट्रॉबेरी ले रहे हैं, अवोकाडो। अरे हमारे यहाँ की है ही नहीं, क्यों खा रहे हो तुम? बहुत महंगी होती है, इम्पोर्टेड होती है ब्लूबेरीज, हमारे यहाँ उगती भी नहीं है, हमारे यहाँ क्लाइमेट भी वैसा नहीं है। और जब तुम अपने क्लाइमेट के विपरीत कोई चीज खाओगे तो तुम्हारी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा। और ये लिख लो कहीं भी, क्लाइमेट के विपरीत कुछ भी खा रहे हो तो नेगेटिव आएगा बॉडी पे इफेक्ट। और ये बात हकीकत है, ये देख लेना कहीं भी।